और आज से हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आज क्लास 6 का हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो हिस्ट्री है आपका जो क्लास 6 में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए यूज़फुल होगी। जो जेटेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और भी जहाँ जहाँ आपको 6 से 12 तक जो हिस्ट्री काम आता है सबके लिए ये काम देगी। तो आज मैं क्लास 6 का जो है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है, खुद का बनाया हुआ PDF है और ये मुझे भी आशा है कि ये मुझे भी काम देगा और आप सभी को भी काम देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसको वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से देखने के बाद आप लोग इसको चाहेगा तो नोट्स भी बना सकते हैं, या तो फिर आप मुझे अगर व्हाट्सअप करेंगे, मैसेज करेंगे तो मैं आपको PDF इसका दे दूँगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। चलिए, चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। इतिहास। इतिहास जो है इति जोड़ हा जोड़ आज से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। ठीक है, यानी कि जो निश्चित रूप से जो घटना घट गया है उसी को हम लोग इतिहास बोलते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट, इतिहास। इतिहास बीती हुई कहानी को इतिहास बोलते हैं। इतिहास यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस। इतिहास जो है यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसने एक पुस्तक लिखा था जो पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, यह वर्तमान के अध्ययन को स्पष्ट करता है। इतिहास जो है वर्तमान के अध्ययन को स्पष्ट करता है। लाखों वर्ष पूर्व भारतीय नर्मदा नदी तट के पर रहते थे। ठीक है, यानी कहने का मकसद है कि लाखों वर्ष पहले जो भारतीय रहते थे वो कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ये सारा जो है मेरा ये क्या बोलते हैं ऑनलाइनर टाइप से लिखा गया, नोट्स बनाया गया है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सुलेमान तथा कृथर पहाड़ियों के क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूँ उपजाया जाता था। यानी सुलेमान और कृथर पहाड़ियों में 8000 वर्ष के पहले क्या उपजाया जाता था, गेहूँ उपजाया जाता था। ठीक है, अच्छा, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी के क्षेत्र में सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। अगर पूछेगा कि सबसे पहले चावल की खेती कहाँ की गई थी, तो उत्तर पूर्व के गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि पहाड़ी के दर्रे से लोगों का विचारों का संस्कृति का आदान प्रदान होता था। ठीक है, तो पहाड़ी का जो दर्रे होता था उनसे लोगों के विचारों का संस्कृति का आदान प्रदान होता था। ठीक है, एक और है कि इंडिया शब्द जो है इंडिया जो है इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा गया है। यूनानी ने सिंधु को क्या कहा, सबसे पहले हिंदोस कहा अथवा इंडोस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा जाता है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया गया। जो उत्तर पश्चिम में उस टाइम में जो रहते थे उन लोगों के लिए भारत नाम का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है कि अरबों ने इस धरती को क्या कहा, अरबों ने इस धरती को अल हिंद और तुर्कों ने इसे क्या कहा, हिंदुस्तान कहा करके पुकारा है। ठीक है, झारखंड का उल्लेख कहाँ मिलता है, अगर पूछेगा तो झारखंड के बारे में, अगर चूँकि झारखंड का बुक से किया गया तो झारखंड का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो झारखंड का उल्लेख जो है आपको ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। झारखंड का उल्लेख आपको ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, जिसमें झारखंड को उसमें पुंड्र प्रदेश कहा गया। काल के आधार पर इतिहास के 3 भागों में बांटा गया। काल के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसको बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल में जो होता है कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल। अब जो ऐतिहासिक काल, इसको देख लीजिए। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन
पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता वगैरह में लिखित साक्ष्य मिला गया, लेकिन उसका कोई अक्षर अभी तक पढ़ा नहीं गया। और ये थर्ड जो है आपका ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण मिला भी है और पढ़ा भी गया है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद के जो समय है ऋग्वेद काल वगैरह हो गया, उसके बाद जो जितना भी काल उसके बाद स्टार्ट होता है उसमें लिखित विवरण मिला भी है और पढ़ा भी गया है। ठीक है, अब आते हैं पांडुलिपि। तो पांडुलिपि किसको बोलते हैं? तो पांडुलिपि हम लोग बोलते हैं कहाँ गया? हाँ, पांडुलिपि किसको बोलते हैं? तो पुस्तकों को हाथ से लिखा जाना पांडुलिपि होता है। पुस्तकों को हाथ से लिखा जाना क्या होता है? पांडुलिपि होता है। पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो लैटिन भाषा मेन्यू से बना हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है हाथ। जिसका अर्थ होता है हाथ। चलिए, पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ों की छाल पर लिखा होता था। ठीक है, क्या है कि पांडुलिपि जो है वो पांडुलिपियाँ जो है ताड़पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखा होता है। ठीक है, अब जो है वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसको भी जान लीजिए कि वेद जो है भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना ग्रंथ क्या है, तो भारत का सबसे पुराना ग्रंथ वेद है। ठीक, भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत यानी भारत के इतिहास के क्या क्या स्रोत है, भारत के इतिहास से हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या स्रोत मिला है हमको? देखिए, साहित्यिक स्रोत मिला है, पुरातात्विक स्रोत मिला है, विदेशी स्रोत मिला है। देखिए, इसमें जो क्लास 6 में जो बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बस मैं उसी का नोट्स बनाया हूँ, मतलब वही लेवल का है। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत के बारे में जानते हैं कि साहित्यिक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोत क्या है? तो साहित्यिक स्रोत जो है साहित्यिक स्रोत जो है इसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? धार्मिक और गैर धार्मिक। तो साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में क्या आ जाता है? उपनिषद आ जाता है, महाकाव्य आ जाता है। अच्छा, महाकाव्य में रामायण आ जाएगा आपको, महाभारत आ जाता है। अच्छा, फिर देखिए क्या है? पुराण है, बौद्ध एवं जैन धर्म, ये सब धार्मिक है। जिसमें धर्म से संबंधित बातें किया गया वो धार्मिक साहित्य कहलाएगा। और जिसमें जो गैर धार्मिक होता है, ठीक है, जिसमें धर्म से संबंधित कोई बात नहीं किया गया हो, वो गैर धार्मिक होता है। जिसमें क्या हो गया आपका? चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, फिर कश्मीरी कवि कलहन का रजत रंगनी जो है उसमें, यानी ये सब जो धर्म से मतलब अलग है, इसमें धर्म के बारे में चर्चा नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। स्मारक, प्राचीन इमारत, मंदिर व मूर्तियाँ। स्मारक में क्या जाएगा? प्राचीन इमारत को हो जाएगा, कोई मंदिर हो जाएगा, कोई मूर्तियाँ हो जाएगा, इसको स्मारक की श्रेणी में रखा जाएगा। फिर देखिए क्या है? उत्कीर्णों के लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राही कहा जाता है। उत्कीर्णों के लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राही कहा जाता है। ये आपको पूछा जा सकता है। लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है। लिखने की पूछेगा कि लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली कहाँ पाई जाती है, कहाँ पर किया गया था? तो ये जो है हड़प्पा जो टाइम जो था, हड़प्पा शहर जो था, उसी समय ये पाया गया था लिखने के पुरानी प्रणाली। अच्छा, देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के हिंद यवन के शासकों ने चलाए थे। देश के पहली बार लिखित सिक्के किसने चलाए थे? तो आपका ये हिंद यवन के शासक जो थे उन्होंने ही लिखित सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के जो था चलाए थे। ठीक, आगे है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों के अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, अर्थात मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। दक्षिण भारत में, अब आगे है, दक्षिण भारत में अरिकमेडु पुडुचेरी नामक स्थान से खुदाई में रोमन के सिक्के मिले हैं। दक्षिण भारत जो शहर है, दक्षिण भारत जो है उसमें अरिकमेडु नामक शहर में, ठीक है, अरिकमेडु जो है पुडुचेरी में जो है
उस नामक स्थान में खुदाई के दौरान रोमन के सिक्के मिले हैं। रोमन के सिक्के कहाँ मिले? तो आर्किमिडीज शहर पुदुचेरी में मिले। झारखंड में गुप्त वंश के शासकों और गौड़ शासक शशांक ने भारत में अधिक शासन किया। अगर झारखंड के बारे में पूछेगा तो झारखंड के सबसे ज़्यादा शासन कौन से शासक ने किया था? तो सबसे ज़्यादा शासक क्या किया था? गुप्त वंश किया था। और किसने किया था? गौड़ शासक शशांक ने किया था। ठीक। हजारीबाग में इस्को में सबसे पुरानी चित्रकारी पाई गई थी। हजारीबाग के इस्को शहर जो था उसमें सबसे पहले कहाँ पे क्या पाए थे? हजारीबाग के इस्को शहर में सबसे पुरानी चित्रकारी पाई गई है। छोटा नागपुर में असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना गया। थोड़ा झारखंड का बीच में है, तो झारखंड में है कि छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर में जो असुर जनजाति जो है उसको क्या सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। अब देखिए वहाँ के ईंटों की लंबाई 17 इंच, चौड़ाई 10 इंच व मोटाई 3 इंच। तो हड़प्पा शहर में जो है ईंटों का जो मिला था, हड़प्पा शहर में ईंटों मिला था, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या था? तो उसके बारे में बताया है कि उसकी लंबाई जो है यहाँ पे देखिए उसकी लंबाई क्या था? 17 इंच था। 17 इंच लंबाई, 10 इंच आपका 17 इंच लंबाई हो गया, 10 इंच क्या हो गया? 10 इंच चौड़ाई हो गया, फिर 3 इंच मोटाई हो गया। ठीक है, यानी पूरी कह सकते हैं कि हम जो ये 17 गुने 10 गुने 13 यही था इसका। अब वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर जो है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष पर आधारित है। जो अभी जो कैलेंडर चल रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, ये कैलेंडर जो है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष जो था उसी समय से ये चल रहा था, उसी समय से आधारित है। अब देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व, यानी कि BC कहते हैं। और जो है इसको BC को बोलते हैं, फुल फॉर्म इसको आता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस, यानी कि जीसस के जन्म से पहले। अब जो है इसे BCE कहा जाता है। अब इसे क्या कहा जाता है? अब इसे BC यानी कि बिफोर कॉमन इरा कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म तिथि के आरंभ हुआ सन, ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। ठीक है, यानी ईसा मसीह को जब जन्म हुआ, ठीक है, तब से क्या कहलाता है? तब से ईस्वी कहलाता है। और इसके जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। और अब जो है इसे क्या कहा जाता है? AD कहा जाता है। ठीक है, इसे AD कहा जाता है, एनो डोमिनी। और अब इसे क्या नाम दिया गया? अब इसे नाम दिया गया आपको CE, यानी कि क्या हो गया? कॉमन इरा कहा जाता है। चलिए इतना ही था, क्लास 6 का आपका था। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया। चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। इसमें आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जान लिए। नेक्स्ट जो है इसका चैप्टर नंबर 2 अपलोड किया जाएगा। इसी तरह करके क्लास 6 का सब चैप्टर एक करके अपलोड किया जाएगा। फिर क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट किया जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।